हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद कुमार यादव क्लास 12th स्टूडेंट के लिए पहला यूनिट, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से एक नया और इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज आया हूं, जिसे हम कूलॉम्स लॉ कहते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कूलॉम्स लॉ पर डिस्कशन करेंगे। कूलॉम्स लॉ से पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और एक वीडियो मेरा था वो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी पर। इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी में ही हम कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, आपको रिमेंबर भी होगा। पहला मैंने ये बताया था कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप। चार्ज हमारे 2 तरीके के होते हैं। लाइक चार्जेज रिपेल टू each other, whereas unlike charges attract to each other. That means like charges means that charge is positive यानी same kind, either negative. तो like charges repel to each other by a repulsion force, तो these 2 charges यानी this charge repel to this charge in this direction and this charge also repel to this charge in this direction. तो this is the force, repulsion force। तो ये रिपल्सन फोर्स लगा करके इनको एक दूसरे को रिपल करेंगे और जो रिपल्सन की जो डायरेक्शन होगा दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग होगा। इसी प्रकार से इफ यू आर टेकन अनदर सेट नेगेटिव, तो दिस नेगेटिव चार्ज रिपेल टू दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन by a force. Similarly, this charge repel to this charge in this direction by a repulsion force, and the action of this repulsion force is along the line joining these 2 charges. So this is the repulsion force in the case of like charges. Similarly, if you were take unlike charges, yani that means one is positive, other is negative, then these 2 charges not repel, attract to each other, yani this charge attract to this charge in this direction by a attraction force. Similarly, this charge attract to this charge by a force in this direction, and this the force of action in along the direction joining these 2 charges. तो इसी के along ये attract करेंगे। तो इफ चार्ज इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी पोजीशन, अगर चार्जेज स्टेशनरी पोजीशन में है तो यहां रिपल्सन, ये हम कह सकते हैं क्या हो रहा है यहां पर अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन है। अगर हमारे चार्जेज, केयर करिएगा, अगर हमारे चार्जेज रेस्ट पोजीशन में है, किस पोजीशन में? रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो इस रिपल्सन फोर्स को एक हम नया नाम देंगे, इलेक्ट्रो चार्ज है और रेस्ट में है, तो रेस्ट के लिए स्टैटिक्स का यूज करेंगे और चार्ज के लिए इलेक्ट्रो, तो डेट मीन्स इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। अब हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन इन बिटवीन लाइक चार्जेज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्सन एंड सिमिलरली फोर्स ऑफ ये हो जाएगा अट्रैक्शन। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2 टाइप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन इन बिटवीन लाइक चार्जेज। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अनलाइक चार्जेज। That means इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहां एक्ट करता है? चार्ज के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का नेचर कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। वेयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ repulsion is found inside like charges, whereas electrostatic force of attraction getting in
अनलाइक चार्जेज, तो डेट मीन्स अनलाइक चार्जेज attract to each other, whereas like charges repel to each other. तो this is the electrostatic force. तो on the basis of experimental mental observation, electrostatic force of attraction or electrostatic force of repulsion was first observed by a French physicist और साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, चार्ल्स अगस्टिन डी कूलॉम्स। तो दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction was first observed on the basis of experimental observation first in 1785 by which scientist या by which physicist, तो whose name is Charles Augustin D. Coulombs. तो this is the full name of Coulombs, Charles Augustin D. Coulombs. तो Coulombs साहब ने ये देखा कि चार्ज के बीच में फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उन्होंने नेचर देखा, तो ये दो तरीके का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो सकता है इनसाइड द लाइक चार्जेज, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है इनसाइड द अनलाइक चार्जेज। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आगे मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो डेट मीन्स अगर सपोज डेट ये चार्ज आपका आप दो चार्ज यहां ले सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेज हैं, वन चार्ज इज Q1 and other charge is Q2, and these two charges placed at a finite distance small r, then this charge act a force over on this charge. Similarly, अभी मैंने बताया है, similarly this charge act a force over on this charge. तो ये जो फोर्स की हम बात कर रहे हैं, यह फोर्स किन बातों पर डिपेंड करता है। तो कूलॉम्ब साहब ने देखा कि अगर हम चार्ज के अमाउंट को बढ़ाते हैं, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये दोनों ही पॉजिटिव नेचर के हैं, तो दोनों अगर पॉजिटिव नेचर के होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, किसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेज। तो दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही ये फोर्स वर्क करेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो फोर्स होगा इस फोर्स के इक्वल अमाउंट में ही होगा और इसी लाइन ऑफ एक्शन पर ये वर्क करेंगे। अच्छा, अब कूलॉम्ब साहब ने क्या देखा, कूलॉम्ब साहब ने ये देखा कि ये जो फोर्स है, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा था चार्ज के मैग्नीट्यूड पर। सपोज दैट ये आपका 10 माइक्रोकूलम है और ये भी 10 माइक्रोकूलम है, तो उन्होंने देखा कि भाई फोर्स इतना काम कर रहा है। जब इसके अमाउंट को उन्होंने बढ़ाया, यानी चार्ज के अमाउंट को और बढ़ाया, जैसे 20 माइक्रोकूलम, ये भी आप 20 माइक्रोकूलम उन्होंने किया, तो देखा कि जो पहले जो फोर्स लग रहा था, अब उस फोर्स से जो फोर्स का अमाउंट है वो बढ़ गया। सिमिलरली अगर ये 100 माइक्रोकूलम है, ये मान लीजिए 150 माइक्रोकूलम है और हमने इंक्रीज किया, तो फोर्स का अमाउंट और भी इंक्रीज करने लगा। तो डेट मीन्स हम पूछना चाहते हैं कि जो फोर्स है वो डिपेंडेंट किस पर हो रहा है। तो जो फोर्स डिपेंड कर रहा है वो इसके भी अमाउंट पर और इसके भी अमाउंट पर। डेट मीन्स ये जो फोर्स डिपेंड कर रहा है वो दोनों चार्जेज के अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने ये रिलेशन निकाल करके रख दिया। तो डेट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, हमने यहां पॉजिटिव ले लिया, तो यहां रिपल्सन हो सकता है। तो अगर आप यहां पॉजिटिव निगेटिव लेते तो अट्रैक्शन होता, निगेटिव लेते तो आप रिपल्सन दिखाते। तो डेट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम दोनों बातों को लेकर के बात कर सकते हैं। आप किसी भी
साइन में आप बात कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन है, ये डिपेंड करता है दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। तो दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पर यह डिपेंड करता है। दूसरा बात उन्होंने यह देखा कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज की जाए, अगर इनके बीच की डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं, अगर हम एक दूसरे के क्लोजर ले आते हैं, तो ये फोर्स का अमाउंट और भी तेजी से बढ़ने लगता है। दैट मीन्स एफ इज, यहां से उन्होंने ये निकाला, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो वहां से उन्होंने 2 पॉइंट को निकाला, एक एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, सेकेंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो डेट मीन्स इसी चीज को कूलॉम साहब ने अपने स्टेटमेंट में बनाया। तो स्टेटमेंट क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यह क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, देखिए स्टेटमेंट ऐसे ही आप देंगे। आप देख रहे हैं कि हियर इज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड एट ए फाइनाइट डिस्टेंस स्मॉल r, देन बिटवीन दिस टू चार्जेस एक्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तब जाकर के हम कूलॉम्स लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी, ये स्टेशनरी हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, तो बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज, सपोज दैट यहां का पॉइंट ए है, यहां का पॉइंट बी है, तो हम कह सकते हैं पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ these 2 charges and inversely proportional to square of what distance between them, and inversely proportional to square of distance between them, and force की जो एक्शन है वो कहां है, तो and the direction of force is along the line joining these 2 charges। तो दोनों चार्जेज को ज्वाइन करने वाली लाइन के एलांग ही इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। वंस अगेन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of these 2 charges and inversely proportional to square of distance between them. The direction of force is along the line joining these 2 charges। अब हम यहां से कह सकते हैं कि दोनों बातों को अगर हम एक कंपोजिट फॉर्म में लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन यू कैन राइट हियर Q1 Q2 अपॉन r²। तो यहां से हम रिमूव कर सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करके एक कांस्टेंट इसके बदले में लाते हैं, तो दैट इज द स्मॉल k एंड दिस इज द Q1 Q2 अपॉन r²। तो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। हियर k इज ए कांस्टेंट, हियर k इज व्हाट, k इज ए कांस्टेंट कॉल्ड, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, या इसी को चूंकि कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे हैं तो उनके नाम पर अगर हम बोलते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या कूलॉम्स कांस्टेंट। तो व्हाट इज द के, के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट या के इज कूलॉम्स कांस्टेंट। अब हम बात समझने का प्रयास करते हैं कि जो के है
ये किन बात पर डिपेंड करती है? तो के डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेज, इस चार्ज के बीच का जो मीडियम है वो कैसा है। तो पहला क्या डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है मीडियम बिटवीन द चार्जेज। और क्या डिपेंड करता है? जो सेकेंड होता है, हम यूनिट कैसा चूज कर रहे हैं, यूज्ड यूनिट। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है। के डिपेंड किस पर करता है? मीडियम बिटवीन द चार्जेज एंड यूनिट चूजन। यूनिट हम कैसा चूज कर रहे हैं, लेकिन किसकी यूनिट ये भी जानना है। के की बात हम कर रहे हैं, तो एफ का यूनिट कैसा है, आर का यूनिट कैसा है और चार्जेज का यूनिट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। तो के डिपेंड अपॉन ओनली टू फैक्टर, वन इज मीडियम बिटवीन द चार्जेज, अदर इज चूजन ऑफ यूनिट हम कैसा चूज कर रहे हैं। इफ एफ इज टेकन एज न्यूटन या द यूनिट ऑफ एफ इज टेकन एज न्यूटन, द यूनिट ऑफ R is taken in meter and the unit of Q1 Q2 taken in coulombs। ध्यान दीजिएगा, F की यूनिट अगर हम न्यूटन लेते हैं, R की यूनिट अगर हम मीटर लेते हैं, Q1 Q2 की यूनिट अगर हम coulombs लेते हैं, डेट मीन्स ये है क्या? SI यूनिट। दिस इज द SI यूनिट। अगर हम SI यूनिट लेते हैं तब हम देखते हैं कि जो के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू लिखी जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहां से लिखेंगे, चूंकि हम के की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये के की यूनिट लिखनी है, तो यहां आप देखें कि यहां फोर्स है, फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन। ये इधर आएगा, क्योंकि मीटर है तो मीटर का स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये कूलम्ब्स जो है इसके डिनोमिनेटर में आएगा, तो कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपका कूलम्ब्स स्क्वायर। तो डेट मीन्स अगर यूनिट हम फोर्स का SI में लेते हैं, डिस्टेंस का, फोर्स का, चार्ज का अगर यूनिट हम SI में लेते हैं, तब हम देखते हैं जो के की वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन के बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब्स स्क्वायर होता है। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट है क्या, ये भी जरा देख लें। तो एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, तो व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? एक बार और देखिएगा, इससे हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है, तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट? तो एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के क्या है? के हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है? के हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है? के की वैल्यू कितनी होती है? तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। इसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितने के इक्वल होती है? तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी में यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। इस यूनिट को हम कैसे लिखते हैं? तो इसकी यूनिट लिखनी है, तो यहां न्यूटन हो जाएगा, ये इधर जब जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और ये कूलम्ब का स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बातें तो क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं कि इस फार्मूले में इस वैल्यू को अगर हम पुट करके देखें जरा, तो कैसा फार्मूला बनेगा। हाँ, लुक एट द बोर्ड। तो एफ इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो के को हमने कैलकुलेट ही कर लिया है। के कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। के की वैल्यू जो है इसके बराबर लिखी जाती है, और यहां से जाएगा आपका Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आपका न्यूटन इतना फोर्स होगा। या इसको ना लिख करके आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9
और यहां से Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, यह भी आपकी वैल्यू हो जाएगी इतना न्यूटन। तो ध्यान दीजिएगा जरा कि इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब चार्ज के बीच का जो मीडियम है, ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब चार्ज के बीच का जो मीडियम है, मीडियम यहां का मीडियम, यह मीडियम अगर हमारा वैक्यूम है या अगर एयर है, तब जाकर के हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर मीडियम हमारा वैक्यूम नहीं है, एयर नहीं है, कोई मीडियम है वहां पर, जैसे वाटर है, आयल है, कोई इंसुलेटर वहां पर फिल किया गया है, तब जाकर के इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग लाते हैं और फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रह जाएगा। चूंकि आप मीडियम भर रहे हैं तो मीडियम का कुछ न कुछ अपनी वैल्यू होगी, तो यहां हम के इस्तेमाल किया और फिर बाकी जैसे फार्मूला था Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला फार्मूला हमारा वैक्यूम या एयर के लिए होगा, जबकि नीचे का जो फार्मूला होगा किसी मीडियम के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये मीडियम के लिए इस्तेमाल होगा। अब यहां एक, अभी तक तो आपने ये देखा के क्या था, तो के एक प्रकार का कांस्टेंट था जिसे आप कूलम्ब्स कांस्टेंट कहें या हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहा। फिर आपको एक नई पॉइंट मिली एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या कहा, परमिटिविटी या फ्री स्पेस आपने कहा। अब हमारे पास एक और टर्म आ गया नया और वो है कैपिटल के। तो अब ये बताएं कि कैपिटल के है क्या, तो कैपिटल के का भी हम नाम देते हैं। कैपिटल के हमारा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम, ठीक। या कुछ बच्चे इसे कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी, तो के हमारा क्या है, के का नाम याद रखेंगे आप, के हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम या हम रिलेटिव परमिटिविटी कह सकते हैं। अब के अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है तो के का कोई डिफिनीशन बनाया जाए। कोई पूछते के किसे कहते हैं, तो मैं इसे के को भी डिफाइन कर देता हूं। के की डिफिनीशन क्या होगी, तो ये के इज इक्वल टू या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम या रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू होता क्या है, तो परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी हम बताए हैं आपको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम को हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अभी मैंने बताया है कि एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम को अभी जो मैंने इरेज कर दिया उसे हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मींस कैपिटल के इज इक्वल टू, कैपिटल के इज व्हाट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये भी परमिटिविटी है, ये भी परमिटिविटी है, जो यूनिट परमिट इसकी होगी वही यूनिट इसकी होगी। इस प्रकार से अगर दोनों यूनिट कैंसिल आउट होते हैं, रेशियो में है, तो इस प्रकार से के कैसा होगा, ये डायमेंशन लेस होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो के कैसी क्वांटिटी होगी, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मीडियम के लिए जो के की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं या एयर की बात करते हैं तो के की वैल्यू हमारी 1 ली जाती है। अगर हम वाटर जैसे मीडियम की बात करते हैं तो के की वैल्यू नियरली 81 ली जाती है। ये वैक्यूम या एयर के लिए इस्तेमाल करेंगे आप, ये लगभग वाटर के लिए इस्तेमाल करेंगे आप। अगर हमारा मीडियम मेटल है, यानी कोई मेटल टाइप के होंगे, जैसे मेटल है, तो मेटल के लिए के की वैल्यू नियरली
इनफाइनाइट के इक्वल हो जाती है। तो ये हमारा रहा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्रकार का हमारा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रेशियो। तो दैट मीन्स यहां तक की बातें हो गई। अब हम थोड़ी सी और डिस्कशन करना चाहते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं। ओके स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, इसका हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अभी आपको बताया मैंने कि जो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लिखे तो F इज इक्वल टू होगा क्या, व्हाट 1/4 एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब आपको पता ही है। F क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन है। Q1 वन पॉइंट चार्जेज, Q2 अदर पॉइंट चार्जेज, R डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेज एंड 4 पाई एज ए कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमें एप्सिलॉन नॉट का यूनिट निकालना है। तो बड़ा आसान सा तरीका है, आप ऐसा करें कि एप्सिलॉन नॉट को इसके न्यूमरेटर में भेज दीजिए और F को इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दीजिए। तो होगा क्या, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई और यहां हो जाएगा F, चूंकि इसके जगह पर F आ गया और F की जगह पर एप्सिलॉन नॉट चला गया। तो दैट मीन्स ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इट इज क्लियर। अब हमें यूनिट की बात करनी है तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम इधर भी लिखते हैं ना, यही यूनिट ऑफ हो जाएगा 1/4 पाई ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जरा यहां देखें आप कि इसकी तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, हटा दीजिए। F की यूनिट होती है, आपको पता है न्यूटन होता है, SI यूनिट। R की यूनिट आपको पता है, R लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, SI यूनिट। चूंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए। ये भी चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम्ब्स है। दो चार्ज है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा कूलम्ब्स स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज व्हाट, कूलम्ब्स स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यहां से डायमेंशन लिखना चाहते हैं, यहां से क्या लिखना चाहते हैं, डायमेंशन, तो दैट इज सो सिंपल। डायमेंशन लिखने के लिए डायमेंशन ऑफ कर देंगे। डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अरे भाई, चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। Q इक्वल टू IT से, Q इक्वल टू IT लगा देंगे आप। तो Q इक्वल टू IT, I का A, T का T, तो 80 ही तो होगा। तो दैट मीन्स Q का जो डायमेंशन, चार्ज का जो डायमेंशन होगा वो 80 स्क्वायर है, तो हमने भी स्क्वायर कर दिया। न्यूटन का बहुत लर्न होगा, फर्स्ट ईयर से ही आपको लर्न होगा। तो न्यूटन का होता है MLT पर पावर -2 और यहां से लेंथ की डायमेंशन होती है मीटर, तो डेट मीन्स ये हो जाएगा L स्क्वायर। तो डेट मीन्स इसको सॉल्व कर लें आप। तो ये M को ऊपर रेज करके ले जाइए, तो M टू पावर -1। अब L को भी रेज करके जरा ऊपर आप ले जाइए, तो L पर L यहां है, L स्क्वायर यहां है, तो L क्यूब हो जाएगा, ऊपर जाएगा, L टू पावर -3 हो जाएगा। सिमिलरली T को भी आप ऊपर रेज करके ले जाइए, तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव फैक्टर है, ऊपर जब जाएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव प्लस पहले से है तो T पर पावर 4 हो जाएगा और A स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की। तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे नहीं, ऐसे आप समझें। अभी हमने बताया है आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹, और ये हो जाएगा आपका, जब आप लिखेंगे यहां से इसकी वैल्यू, तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा आप देखते जाइए अच्छे से। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
अब हमें वैल्यू किसकी लिखनी है, एप्सिलॉन नॉट की। ऐसा करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं और इस पूरे न्यूमेरिकल वैल्यू को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को उधर ले जाकर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को इधर ले आकर के डिनोमिनेटर में कर देते हैं। तो डेट मीन्स हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई, और ये चीज यहां आता है तो ये हो जाएगा 9.0 10⁹ और इसके साथ में यूनिट भी लेते आइए, तो यूनिट लेकर के आते हैं तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और फिर ये एप्सिलॉन नॉट साहब उधर चले गए तो डेट मीन्स ये एप्सिलॉन नॉट हो गए। तो अब देखें आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चलिए, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू याद होगा, नहीं याद है तो देख करके याद कर लीजिए, और इंटू 9.0 इंटू 10⁹, और ये चीज आपका ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, और पर यहां बचेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अब ये तो कैलकुलेटर या आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसकी वैल्यू को। इस वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी, देखें जरा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इससे पहले आपने क्या देखा कि उसकी यूनिट क्या है, यूनिट भी यही निकली थी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन हमने दिखाया कि हमारे पास डायमेंशन ये आ रहा है, और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चल पड़े हैं, और हमें जो पढ़ना है अब वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। बहुत केयरफुली होकर के देखिएगा। तो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, चलिए आइए इसका डिस्कशन हम करते हैं। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट देयर इज टू चार्जेस Q1 एंड Q2, सिमिलर चार्ज मान लीजिए, बोथ आर द पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस Q1 इसको कह दीजिए, इसको आप प्लस Q2 कह दीजिए। दिस चार्ज एक्टिंग ए फोर्स ओवर ऑन दिस चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इज हियर। अभी सारी बातों को मैंने डिस्कस किया है, तो इज हियर, और ये हो जाएगा F कहां 2 पर, किसके लिए, 1 के लिए। तो 1 चार्ज यानी Q1 चार्ज एक्ट अ फोर्स ओवर ऑन Q2 चार्ज, तो सो द फोर्स डायरेक्शन इज हियर। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि जब फोर्स को आपने इधर इंडिकेट किया तो उसके लिए आप यूनिट वेक्टर भी इंडिकेट करें, तो ये हो जाएगा R1 से 2। देखिएगा चार्ज 1 से 2 के लिए पॉइंटेड फ्रॉम 1 यानी Q1 टू Q2, तो ये आपका यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस फोर्स के लिए, ये यूनिट वेक्टर। सिमिलरली दिस चार्ज एक्टिंग ए फोर्स ओवर ऑन दिस चार्ज, ध्यान दीजिए, दिस चार्ज यानी चार्ज Q2 एक्टिंग द फोर्स ओवर ऑन चार्ज Q1 यानी Q1 पर फोर्स, जैसे यहां पर 2 पर फोर्स 1 के लिए, तो 1 पर फोर्स 2 के लिए 2 से, तो दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, दैट मीन्स F12 वेक्टर। और इसके लिए अगर हम यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं तो यूनिट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा F, अब ये 2 से 1 की ओर हो जाएगा, ये 1 से 2 की ओर था, ये 2 से 1 की ओर पॉइंटेड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात, आपने इसको वेक्टर में दिखा लिया, और इसी के लिए आप इसका जरा मैथमेटिकल फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा F12 वेक्टर, दैट मीन्स फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, तो दैट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये माना गया है कि चार्ज हमारा जो प्लेस है वो वैक्यूम में है, एयर में है, और ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहले ही हमने R मान लिया है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और ये चूंकि वेक्टर है तो इधर आपको वेक्टर दिखाना पड़ेगा, वेक्टर के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए ये यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स R12 कैप। तो R12 है क्या, ये भी जरा थोड़ा सा दिखा लीजिएगा, वो R12 कैप, ये R12 वेक्टर अपान R,
ये हो जाएगा आपका R12 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर लीजिए। एकदम मैथमेटिकल तरीके से है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम F12 वेक्टर को लिखते हैं तो डेट मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और चूंकि इस फोर्स के लिए यह यूनिट वेक्टर है, इसके लिए यह यूनिट वेक्टर था, इस फोर्स के लिए यह यूनिट वेक्टर है, तो डेट मीन्स R1 नहीं R21 कैप। तो यहां से बताना पड़ेगा आपको R21 कैप है क्या, तो ये हो जाएगा आपका R21 वेक्टर अपान R। तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अब जरा देखिए, इसी फॉर्म पर आइए, यहीं आइए, समझने का प्रयास करिए। आपको क्या लगता है कि R12 यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वह वेक्टर अपान उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड R ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड R ही है, तो हम कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है। तो दैट मींस ये पहली बात तो यूनिट वेक्टर पर बात करें तो R12 वेक्टर ये बिल्कुल R21 वेक्टर जैसा ही है, बट द डायरेक्शन ऑफ R12 कैप is along this direction, but the direction of R21 cap in along opposite to this unit vector। तो that means ये opposite direction में है। अच्छा, दूसरी बात आप और देख रहे हैं कि जो मैग्नीट्यूड है इसका, यानी ये वाला मैग्नीट्यूड आप यहां देखेंगे, यहां से ये और यहां से ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यानी R12 वेक्टर ये इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड पर बात करते हैं, तो मान लगा दीजिए। तो मैग्नीट्यूड, अब ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका R21 वेक्टर, ये R के इक्वल ही होगा। अच्छा, ये भी है क्या, ये भी R के ही इक्वल है, ये भी R के, और कैंसिल हो गया, यूनिट निकल जाएगा आपका। तो डेट मीन्स R के इक्वल ही है, बट डायरेक्शन अपोजिट। अगर हम इस कंडीशन को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट करें, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देन वी गेट व्हाट। अब देखिए, यह चीज बिल्कुल ये भी वन ही दे रहा है, ये भी वन ही दे रहा है, बट ये जो दे रहा है इसकी डायरेक्शन इधर है, और ये जो मिल रहा है इसकी डायरेक्शन इधर है। डेट मीन्स ओनली द चेंज ऑफ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इज सेम, यानी ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। दैट मीन्स ये हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल टू F21 वेक्टर, बट डायरेक्शन इज अपोजिट फ्रॉम दिस कंडीशन। इस कंडीशन से आप कर सकते हैं, तो हमें ये मिलेगा। अच्छा, आपको समझ में क्या आता है यहां से, वेक्टर फॉर्म से? वेक्टर फॉर्म से हमें यह समझ में आता है कि यह चार्ज, जितना फोर्स, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस चार्ज पर एक्ट करेगा, अगर ये इस पर 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट करता है, तो याद रहे कि यह चार्ज भी इसके ऊपर 2 ही न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस इक्वल, बट ओनली द चेंज इन डायरेक्शन। अगर इस फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो दूसरे फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, और जो कि न्यूटन का हमारा थर्ड लॉ भी होगा। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ था, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स था। वेक्टर फॉर्म भी आपने देखा, इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को आपने देखा, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में आपने देखा। और ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट कि दैट मीन्स हमारे चैनल को एक बार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करिए। थैंक्स ए लॉट ऑफ।